नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल साबे शो में हम करेंगे शामिल। कोई भी पोजीशन आपकी है, स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, आप हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में? नोट कीजिए तरीका। व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा अपने क्वेश्चन सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सकते हैं, #आस्क आवाज लिखकर। आज हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन पहले लेकर आते हैं क्विक रिकैप प्रीवियस सेशन का। बाजार में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिला। दिन भर की वॉलेटिलिटी के बाद सेंसेक्स निफ्टी के बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि निफ्टी क्लोजिंग लगभग फ्लैट रही। आज भी कैश के चलते बाजार की क्लोजिंग में अंतर रहा। क्या रहा एक्शन, किस तरीके की हाईलाइट्स रही आज के सेशन की, समझते हैं रक्षा रावत से। जी बिल्कुल, यहाँ पर दमदार ग्लोबल संकेतों और अच्छे नतीजों के बावजूद भी आज जो बाजार की ओपनिंग है वो सुस्त हुई। जो कल कैश की क्लोजिंग थी वहां से आज गैप फिलअप होते हुए बाजार में दिखाई दिया। लेकिन आज भारतीय बाजारों में दबाव बढ़ा। जब आरबीआई की पॉलिसी आई उसके बाद दबाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो करीब करीब फ्लैट हुई है निफ्टी की, क्योंकि जो 3/15 का मार्केट था वो 24,500 के आसपास, 570 के आसपास बंद हुआ था। लेकिन वहां से यहां पर इंट्राडे चार्ट में एक जंप देखने को मिला है कैश के सेशन में, तो वहां से एक जंप देखने को मिला। सिमिलरली बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए, यहां पर भी जो क्लोजिंग लेवल है 3/15 के वो 57,630 के आसपास है। लेकिन यहां से भी एक 100 पॉइंट का अपटिक हमें देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी वैसा ही कारोबार देखने को मिला। जो कैश सेशन है वहां से कहीं ना कहीं यहां पर एक जंप देखने को मिला है। लेकिन सेक्टोरियल पिक्चर की आज की बात करें तो यहां पर इंडिया विक्स, यहां पर कल भी गेन्स थे और आज भी कहीं ना कहीं यहां पर अप मूव्स दिखाई दिए। लेकिन क्लोजिंग के दौरान यहां पर कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड नजर आया। 1% के दबाव के साथ बंद हुआ है। लेकिन आज मेटल पैक ने अच्छा कारोबार किया, 2% की तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा पीएसयू बैंक, ऑटो, इन थीम्स में भी काफी अच्छी रौनक नजर आई। रियलिटी ने अच्छा कारोबार किया और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी थोड़े बहुत गेन्स दिखाई दिए। लेकिन आज खराब परफॉर्मेंस किया आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल। यहां से आज बाजार में प्रेशर देखने को मिला। आज के निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, यानी निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें, तो गेनर्स की लिस्ट में श्रीराम फाइनेंस 3% से ज्यादा के अप मूव्स दिखाई दिए। इसके अलावा ग्रासिम करीब करीब 3% की तेजी यहां पर भी हमें देखने को मिली। मेटल पैक से 2 काउंटर जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को यहां पर निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में शामिल होते हुए। लेकिन अगर आज के ड्रैगर्स की बात की जाए, यानी निफ्टी 50 को कौन से शेयरों ने सपोर्ट नहीं किया है, आईटी पैक यहां पर नजर आया। टीसीएस देखिए, यहां पर 2% की डाउन साइड देखे गए। इसके अलावा एचसीएल टेक भी शामिल रहा। अपोलो हॉस्पिटल यहां पर भी 1% की कमजोरी देखी गई और उसके अलावा सन फार्मा यहां पर भी आज कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई। तो ये था बाजार का पूरा अपडेट। अब देखना है कि कल जो आज का कैश का सेशन था वहां पर कल किस तरह से बाजारों की शुरुआत होती है, भारतीय बाजार जो ये गैप अप है वो किस तरह से फिल करते हैं। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लेकर आते हैं। फैज ने बिकवाली की आज के सेशन में 943.44 करोड़ के आसपास की, डीएस ने बाइंग की है 2883 करोड़ की। अब अगले सेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण बताइए क्या आउटलुक रहेगा अगले सेशन के लिए? जी बिल्कुल दीपाली जी, गुड इवनिंग। दीपाली जी, डेफिनेटली मार्केट में तो बुलिश मोमेंटम काफी अच्छा है। एक ही दिक्कत है, जो सीएए सेटलमेंट हो रहा है उस वजह से चार्ट्स में थोड़ी डिस्ट्रैक्शन है, थोड़ी डिस्टर्बेंस जरूर देखने को मिल रही है। पर जो भी चार्ट्स बने हैं और जिस हिसाब से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 24,400 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट अभी भी सस्टेन कर रहा है। 24,450, 24,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस मार्केट का बन चुका है। इनफैक्ट जो हाई था 24,450, 24,500 के पास 7 जुलाई का, वो भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियर ब्रेकआउट के संकेत है चार्ट पे। नेक्स्ट टारगेट जहां तक निकल के आ रहे हैं मार्केट के, वो 24,800 के आसपास के है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, जब तक 24,400 का लेवल मार्केट में होल्ड कर रहा है, मार्केट में लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। 24,800 से 24,850 तक के टारगेट मुझे लग रहा है निफ्टी में आने चाहिए। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी काफी मजबूत है। 57,100 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है ब्रेकआउट सस्टेन करना चाहिए। किसी भी छोटी मोटी गिरावट पे बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए। 57,100 का स्टॉप लॉस लगाएं। 58,200, 58,600 ये 2 टारगेट्स बैंक निफ्टी में भी आ सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी चार्ट में डिस्ट्रैक्शन है नए सिस्टम की वजह से, पर मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की ही सलाह दोनों इंडाइसेस में रहनी चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, 2 स्टॉक चुने आज। एक स्टॉक तो डेफिनेटली सेक्टर ऑफ द डे से है, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। इनफैक्ट ये ब्रेकआउट 1300, 1310 के ऊपर देखने को मिला है।
तो कहीं ना कहीं JSW स्टील में बाई करने की सलाह है। 1330 के आसपास बाई करें। 1312 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1362 तक के टारगेट्स JSW स्टील में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक कैपिटल मार्केट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक 361 मैम, इसमें मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम है, तो 1190 के आसपास खरीदे। 1174 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है 1220 1223 तक के टारगेट्स 361 मैम में आ सकते हैं, तो दोनों में पोजिशनल बेसिस के हिसाब से खरीद के चल सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए, राकेश जाखड़ राजस्थान से कनेक्टेड है। राकेश नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार सर। सर मैं इसके कल्याण ज्वेलर्स के बारे में पूछना चाह रहा था। मेरे पास 383 बाइंग प्राइस है और 800 शेयर हैं, तो अभी मैं 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो इसमें थोड़ा सा मैं व्यू जानना चाह रहा था। पूछ लेते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स 4 to 5 इयर्स लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से 383 की बाइंग है, 1000 शेयर्स, क्या सजेशन? दीपाली जी, मेरा प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ज़्यादा मेरा लॉन्ग टर्म व्यू स्टॉक पे बुलिश नहीं है। डेफिनेटली रिसेंटली एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला और बाउंस बैक काफ़ी स्टीप था। काफ़ी अच्छा मोमेंटम 200-250 रुपए का मोमेंटम देखने को मिला है, तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म में दीपाली जी स्टॉक को हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं सेक्टर में। अगर इनको इसी सेक्टर में रहना है तो टाइटन एक बेटर स्टॉक रहेगा, वहां पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो जो भी वे मुनाफा बना रहे हैं 200-250 रुपए का, मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुक करके एक बार का टाइटन में स्विच हो जाते हैं तो वहां पे ज्यादा अच्छा रिटर्न बन सकता है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं तुकाराम और पुणे से कनेक्टेड हैं। तुकाराम जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास HDFC बैंक के 125 शेयर है 800 के भाव पे, तो मेरा लॉन्ग टर्म का भी होता, पर वो कुछ पिछले कुछ न्यूज से वो गिरता ही जा रहा है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन। HDFC बैंक 800 की बाइंग है, 735 पर आ गया, 65 रुपए नीचे इनके भाव से, क्या करें? देखिए दीपाली जी, HDFC बैंक से कोई बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद नहीं है। चार्ट्स भी वीक है, रिजल्ट्स भी वीक आए थे, वो सभी को ये पता है। तो 700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक में है। वैसे मेरी सलाह, अगर आपको बैंक निफ्टी में या बैंकिंग स्टॉक्स में ही रहना है तो ICICI बैंक एक बेटर विकल्प रहेगा, और जब भी बैंक निफ्टी चलेगा मुझे लग रहा है ICICI बैंक उसको लीड करता हुआ नजर आ सकता है। तो जो भी आपको लॉस हो रहा है 60-70 रुपए का, 125 शेयर आपके पास है, मुझे लग रहा है अगर वो रिकवरी आपको करनी है तो ICICI बैंक में स्विच हो जाना चाहिए, वहां पे अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो ICICI बैंक को खरीदने की सलाह रहेगी। HDFC बैंक से निकल जाए और ICICI बैंक में स्विच कर ले, वहां पे अच्छा आपको रिकवरी के चांसेस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और हमारे साथ हैं राम प्रकाश मंडल बेगूसराय से सवाल पूछने के लिए। राम प्रकाश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये REC लिमिटेड मैंने 101 शेयर लिए हैं, ये 368 पे, तो इसे होल्ड करना है या सेल करना है या फिर और ऐड करना है? आपका नजरिया क्या है स्टॉक में? अच्छा, 2-3 महीने के लिए, ठीक है। 2-3 महीने, 2-3 महीने का व्यू है। REC 368 के बाएंगे, इनके भाव के आसपास है फिलहाल, क्या करें? दीपाली चार्ट तो अच्छा है, नो डाउट एक कंसोलिडेशन में है, नीचे में 350, ऊपर में 390, एग्जैक्टली मिड ऑफ द रेंज के आसपास चल रहा है। अगर ये इसी शेयर में रहना चाहते हैं तो 350 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। पहला टारगेट 382 रहेगा, 382 निकलता है तो देन एक बड़े टारगेट आ सकते हैं। तो बने रहने की सलाह है, 350 का स्टॉप लॉस लगाएं। 382 और 395 ये दो टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय रही आपके लिए REC पर। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, विनोद हैं दिल्ली से। विनोद पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, मेरे पास में फोर्टिस हेल्थ केयर के 300 शेयर हैं, मैंने 1006 रुपए के रेट पर लिए हैं, तो अभी काफी नीचे आ गया है, 920 के आसपास शायद है, तो उसी के रिगार्डिंग पूछना था। पूछ लेते हैं आपका होराइजन क्या है वैसे स्टॉक में? हाँ जी, अभी मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा और एवरेज भी करूंगा। ओके, लॉन्गर टर्म व्यू है और ऐड भी कर सकते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर 300 शेयर 1006 की बाइंग है। देखिए दीपाली जी, होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, पर ओवरऑल हेल्थ केयर इंडेक्स या
स्पेसिफिकली 40s की भी बात करें तो डेफिनेटली होल्ड करके चले। मुझे लग रहा है 900 का सपोर्ट स्टॉक होल्ड करना चाहिए और वापस एक बार की जर्नी 1000 की तरफ बढ़ सकती है। तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। अगर 900 के आसपास आता है तो ऐड करके भी चलें। एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ क्योंकि अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर बिगड़ता है देन एक स्टॉप लॉस ज़रूर स्टॉक में काम आता है। 880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 880 इसका मजबूत सपोर्ट है। 880 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएँ। पहला टारगेट 980 और दूसरा टारगेट 1025, ये 2 टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है, 900 के आसपास एवरेज भी करके चल सकते हैं। ओके, बात करते हैं ईश्वर सिंह से, हरियाणा से कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्कार मैम, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरे पास 20,000 ओला इलेक्ट्रिक के शेयर हैं, 35 की बाइंग है। 3 से 5 साल तक रख सकता हूँ। मेरा लॉन्ग टर्म विजन है तो मैं 100 और 100 प्लस के टारगेट तक का सोचा है। ये सजेशन चाहिए कि रखूं या सेल करके कहीं और इन्वेस्ट करूं। ओके, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक किसी को होल्ड करें या निकल जाए और किसी कोई और स्टॉक खरीद ले? 20,000 शेयर्स है, 35 रुपए की बाइंग है। जी बिल्कुल दीपाली जी, आज एक बड़ी न्यूज स्टॉक में देखने को मिली, ब्रेकआउट भी देखने को मिला है और जो टेक्निकल टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 46 और 48 के आसपास तक के हैं। लॉन्ग टर्म में मेरी सलाह नहीं है डेफिनेटली स्टॉक को रखने के लिए, पर 46 से 48 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आ सकते हैं। तो होल्ड करें, 46 से 48 के बीच में मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है अपने कॉस्ट के ऊपर, इसका सपोर्ट है 38 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 38 के नीचे जाता है तो स्टॉक से निकलने की सलाह है। तो 38 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है 48 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, तो ये राय रही ओला इलेक्ट्रिक पर। बात करेंगे अब परवीन से, दिल्ली से कनेक्टेड है। परवीन नमस्कार, पूछ अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास 150 BSC है, एवरेज प्राइस 2600 रुपए है। ओके, एक 300 शेयर स्टेट बैंक के हैं, 300 शेयर स्टेट बैंक के हैं। हेलो, ओके, ओके, 1100 क्या हो रही? क्या मैं BSC को बेच के स्टेट बैंक खरीद लूंगा? क्योंकि तो ऑलरेडी, अच्छा आपके पास वैसे 1100 की बाइंग से ऑलरेडी SBI के शेयर्स हैं, राइट? 300 है, 300 है। ओके, पूछ लेते हैं। लंबी अवधि का नजरिया ही होगा आपका इसमें परवीन? हाँ, लंबी अवधि का। ठीक है, तो लॉन्गर टर्म व्यू है और BSC के शेयर्स है 2600 के भाव पर, 1100 की बाइंग है, 300 शेयर्स SBI के। जानना चाहते हैं BSC से एग्जिट करके प्रॉफिट्स लेके SBI में डिप्लॉय कर दे, क्या रिकमेंडेशन रहेगी? देखिए दीपाली जी, अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, पर स्विच करने की सलाह नहीं है। SBI ऑलरेडी 1050 के आसपास चल रहा है। इनकी बाइंग 1100 के आसपास ही है। अगर ये काफी नीचे पूछते तो डेफिनेटली वहां पे एवरेजिंग की सलाह रहती थी, पर इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, लगभग 3-4% ही दूर है। तो यहाँ पे फर्दर ऐड ना करें, डेफिनेटली SBI को होल्ड करें। मुझे लग रहा है इसके रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आते मोमेंटम स्टॉक में रहेगा। तो लॉन्ग टर्म SBI को होल्ड करने की सलाह है। जहां तक BSC की बात है, डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है और रिजल्ट के बाद आज स्टॉक गिरा भी है। 3200 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है, तो इनकी बाइंग वैसे भी 2600 रुपए के आसपास है। तो BSC में SBI को स्विच होने की सलाह नहीं है, BSC को भी होल्ड करें। 3200 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, जब तक 3200 के ऊपर है स्टॉक में बने रहने की सलाह है। तो दोनों में एग्जिट करने की सलाह नहीं है। BSC में 3200 का स्टॉप लॉस लगाएं और SBI को होल्ड करके चले। मुझे लग रहा है SBI में भी ऊपर में 1120 से 1140 तक के टारगेट आ सकते हैं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए BSC पर और साथ ही SBI पर। अगले व्यूअर हैं राणा भद्र दुर्गापुर से, सवाल पूछने के लिए। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्ते। मेरे पास वी-गार्ड इंडस्ट्रीज का 200 शेयर है, 326 में मैंने दिया है, तो उसमें क्या भी बने रहना है ना छोड़ देना है? पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए वी-गार्ड इंडस्ट्रीज में। 326 की बाइंग है, 20 रुपए नीचे इनके भाव से। देखिए दीपाली जी, बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए। स्टॉक वीक है और ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर भी नेगेटिव है। ऐसे मार्केट में भी जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप अपने रिसेंट हाइस के आसपास है, वहाँ पे स्टॉक अपने लोस के आसपास चल रहा है और 10-15 रुपए इनके प्राइस से डाउन भी है। और मेरे ख्याल से इन्होंने रिसेंट स्पाइक में स्टॉक को खरीदा है, तो निकलने की सलाह है। अगर कल ऊपर भी मिलता है, कल परसों में आपको स्टॉक, तो एक बार का एग्जिट कर ले। मुझे लग रहा है स्टॉक में वीकनेस आने वाले दिन में भी रह सकती है। ओके, तो ये बात हुई वी-गार्ड इंडस्ट्रीज की। अब बात करते हैं राजेश कुमार से, सुल्तानपुर से हैं। राजेश जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। जी मैम, मेरा जो है, बताएं। नमस्कार मैम, मेरा BHEL है जो है 67.58 की बाइंग है, ये 8800 शेयर है।
ओके और IDFC फर्स्ट बैंक है, ये अपना 48 रुपये 19 पैसे, ये 2500 शेयर है। इसको 6 to 1 ईयर के लिए अगर हम होल्ड करते हैं या फिर और हम बढ़ा सकते हैं, पूछ लेते हैं आगे क्या क्या करना व्यू चाहिए। है? तो जैसे इन्होंने कहा IDFC फर्स्ट बैंक फिलहाल तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, 48 रुपए की बाइंग है, और ऐड कर लें ऐसी पोजीशन को होल्ड करें, क्या सजेशन? दीपाली जी, और ऐड करने की सलाह नहीं है। BHEL मुझे लग रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ऑलरेडी इनकी बाइंग प्राइस काफी नीचे की है। अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो इनकी बाइंग प्राइस भी बिगड़ेगी, और हो सकता है अगर करेक्शन स्टॉक में आए तो वहां से एक आप कह सकते हैं अपना जो नोशनल प्रॉफिट है वो भी खोने के आसार हो सकते हैं। तो जितने भी शेयर्स है उसको होल्ड करें। 360 का एक 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो 360 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। इनकी बाई प्राइस काफी नीचे है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफी ज्यादा है, तो BHEL होल्ड करें। 360 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। तो ये राय BHEL में रहेगी। सेकंड IDFC फर्स्ट बैंक, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत है और धीरे धीरे ये स्टॉक ने 85 तक के लेवल्स वापस रिक्लेम किए हैं। मुझे लग रहा है स्टॉक अगर मोमेंटम देता है तो वापस 96 से 97 तक के लेवल आ सकते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक को भी होल्ड करें, 97 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 73 के आसपास लगा के रखें। 73 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। 97 तक के टारगेट्स IDFC फर्स्ट बैंक पे भी आ सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। दीपक है हमारे साथ पुणे से सवाल, उससे पहले इनफैक्ट हमारे साथ विजय कुमार है गाजियाबाद से। विजय नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्कार। हाँ मैडम, मेरे पास केन्स टेक्नोलॉजी के 15 शेयर हैं RS3350 के रेट पे। ओके। दूसरा है 4 शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी के 14,496 पे। 1 ईयर का व्यू जानना चाहते हैं। ओके, तो 1 ईयर का व्यू जानना है डिक्सन टेक्नोलॉजी पर और साथ ही केन्स टेक पर। डिक्सन टेक में 14,400 की बाइंग है, केन्स टेक में भी इनकी होल्डिंग है और यहाँ 3350 के भाव पर स्टॉक्स वो लिए हुए हैं। क्या सजेशन? ठीक है दीपाली जी, बिल्कुल दोनों होल्ड करने की सलाह है। अगर आप पहले मैं डिक्सन की बात करता हूँ, डिक्सन का चार्ट काफी मजबूत है और हमारे ये रडार पे लगभग 12,000 के लेवल्स है और एक्सेलेंट ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। थोड़ा रिजल्ट आप कह सकते हैं खराब देखने को मिले, पर ओवरऑल अभी भी व्यू पॉजिटिव है। 14,300 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक वापस अपने जो रिसेंट टॉप थे, जो आप स्टार्ट ऑफ द आप कह सकते हैं लास्ट कैलेंडर ईयर में थे, 16,500 से 17,000 तक के लेवल्स, वहां तक के लेवल्स मुझे लग रहा है ये स्टॉक में वापस आ सकते हैं। तो डिक्सन को होल्ड करने की सलाह है, कोई दिक्कत डिक्सन में मुझे नजर नहीं आ रही है। जहां तक केन्स टेक्नोलॉजी की बात है, एक स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट के ऊपर जरूर लगाएं। केन्स का रिसेंट स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुआ है, नीचे से एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। 3500 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें अपने बाई प्राइस के आसपास। जहां तक मोमेंटम की बात है, मुझे लग रहा है 4500 तक के लेवल्स केन्स में आ सकते हैं, पर दोनों को कंपेयर करते हैं तो डिक्सन ज्यादा मजबूत है, तो डिक्सन में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर केन्स में जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 3500 के आसपास जरूर लगा के रखें। ओके, चलिए, तो ये राय रही है आपके लिए दोनों शेयर्स पर। रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। सुशील कुमार हैं लखनऊ से सवाल पूछने के लिए। सुशील जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अरुण जी। मैडम मेरे पास ये सिटी यूनियन बैंक का 266 शेयर है 218 पर, और एनएमडीसी 250 शेयर 19.19 पे। ओके। एक्चुअली ये जो सिटी यूनियन बैंक अभी रिजल्ट वाले दिन 244 245 तक गया भी था, तो पीछे मेरी जो है बात हुई थी जो है ट्रेडर शॉर्ट लाइन पे, तो 240 उन्होंने कहा था कि होरिजन जब हो तो 240 जब आए तो आप कॉल कीजिएगा। मैं संपर्क करता रहा, हो नहीं पाया सीएनबीसी से बात, इसलिए जो फिर से नीचे आ गया। इस पर क्या किया जाए अब पूछ लेते हैं। क्या करना चाहिए सिटी यूनियन बैंक पर? जैसे इन्होंने कहा अभी इनकी बाइंग 218 की है, थोड़ा नीचे है। एनएमडीसी 90 रुपए की है। क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? दीपाली जी, मुझे लग रहा है सिटी यूनियन बैंक में एक बाउंस आ सकता है। लगभग लगातार 5 दिनों से स्टॉक गिरा, आज थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। सर की बाइंग जो मैंने सुना 215 से 218 के बीच में है। मुझे लग रहा है 214 216 तक के लेवल्स वापस स्टॉक में आ सकते हैं। उस बाउंस को यूटिलाइज करें स्टॉक से निकलने के लिए। ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है। अगर इसी स्पेस में रहना चाहते हैं तो आज आरबीएल बैंक में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, और जो भी इनको लॉस हो रहा है, हो सकता है आरबीएल बैंक में अगर ये स्विच कर जाते हैं तो वहां पे एक मोमेंटम काफी स्ट्रांग बन सकता है। तो जितना ज्यादा हो सके तो 215 के आसपास निकलने की कोशिश करें, और इसी स्पेस में रहते हैं तो आरबीएल बैंक में स्विच हो जाए। वहां पे मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी अच्छा बन सकता है। सर ने सही कहा, 240 के आसपास इसके एक रेजिस्टेंसेस है, शायद वहीं के लेवल्स किसी ने सुझाए होंगे, और वहां वो एक अच्छा एग्जिट लेवल भी था। पर नो डाउट अभी मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव बन सकता है। उछाल को यूज करें एग्जिट करने के लिए, और आरबीएल बैंक में स्विच हो जाए। और जहां तक एनएमडीसी की बात है, एनएमडीसी का चार्ट मजबूत है। कहीं ना कहीं 80-82 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एनएमडीसी में बना हुआ है, तो एनएमडीसी को होल्ड करें। अगर ऐड करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इनफैक्ट आज निफ्टी मेटल इंडेक्स में ही एक ब्रेकआउट है, तो ऐड करना चाहें तो भी करें। 81 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 94 से 95 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है एनएमडीसी में आ सकते हैं। तो एनएमडीसी को होल्ड करने की सलाह है, अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ओके, तो ये राय रही एनएमडीसी पर होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं अगले व्यूअर सुनील नागपुर से। सुनील नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हाँ मैडम नमस्कार। मेरे पास में गैलेंट इस्पात के 100 शेयर्स हैं। 865 रुपीज पर शेयर के रेट पर लिया था अप्रैल में। ओके। और आगे फ्यूचर क्या है इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेली जब भी देखता हूँ तो डाउन ही होता जा रहा है। अभी तक में रेट काफी कम हो गया है मैडम। पूछ लेते हैं। 865 की आपकी बाइंग है, 250 रुपए नीचे है। क्या करना चाहिए गारंट इस्पात में? 624 की क्लोजिंग है। दीपाली जी, टेक्निकली देखते हैं तो काफी ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस के लिए स्टॉक जरूर तैयार हो रहा है, पर थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है। अगेन दिक्कत यही है, इसका 100 डे मूविंग एवरेज भी 700 के आसपास निकल के आ रहा है। तो एक बाउंस अगर मिलता है तो मुझे लग रहा है अगर ये लकी होते हैं तो 700 720 तक का एक 100 डे मूविंग एवरेज तक का बाउंस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। उस बाउंस को यूटिलाइज करना चाहिए एग्जिट करने के लिए। और कहीं ना कहीं वीकनेस है स्टॉक में, और जैसे जैसे अगर मार्केट में वीकनेस अगर आगे बढ़ती है तो स्टॉक में करेक्शन भी आ सकता है। तो उछाल में एग्जिट करने की कोशिश करें। 700 से 720 के बीच में मिलता है तो निकल जाए। नीचे में जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो 580 के आसपास लगाए। 580 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और उछाल में निकलने की कोशिश करें। ओके, तो ये राय रहेगी आपके लिए गारंटी इस्पात पर उछाल पर निकलने की सलाह है। मनीष शुक्ला कानपुर से हैं सवाल पूछने के लिए। मनीष जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। मैडम मेरे पास MTR टेक के 10 शेयर हैं 6171 के रेट पे, और ABB के मेरे पास 10 शेयर हैं एट द रेट 7325 पे। तो मैडम दोनों पे मुझको चाहिए था कि क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए कि निकल जाना चाहिए, दूसरे शेयर पे कहीं पे स्विच करना चाहिए? पूछ तो खाली ABB पर आपको राय लेनी है या MTR का भी आपने सवाल पूछा था? MTR का भी मैम। MTR टेक के 10 शेयर है 6171 के रेट पे, ठीक है, और ABB के 10 है 7325। ओके, क्या सजेशन रहेगा दोनों होल्डिंग्स में? ABB 7325 और MTR 6171। देखिए दीपाली जी, MTR टेक की जहां तक बात है, लगातार 3 अपर सर्किट स्टॉक में लगे हैं। इनफैक्ट काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला है।
टेक्निकली देखें तो 7100 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो अगर ये अपर सर्किट्स कंटिन्यू होते हैं तो 7100 के आसपास शायद हो सकता है स्टॉक में वापस प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 7100 ये एक लेवल का ध्यान रखिए, इसी के आसपास प्रॉफिट बुक करके एक बार का स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम अच्छा बना है और अच्छे मोमेंटम में स्टॉक रहा भी है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू हो सकती है। तो 7100 के आसपास निकलने की कोशिश करें। एबीबी का स्ट्रक्चर सबसे मजबूत है। अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करें तो एबीबी ने काफी अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे अपने नए हाइस की तरफ जा सकता है और 8000 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो 8050 से 8100 तक के लेवल्स एबीबी में देखने को मिलेंगे। तो एबीबी होल्ड करें, 8100 के आसपास मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एमटार टेक को 7100 के आसपास आता है तो वहां से भी निकलने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू अरुण आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।